नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब और मैं हूं प्रदीप पंड्या। आइए आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बात। बाजार ने आज पहली बार आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड लेवल छुए हैं। 9500 के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आया है निफ्टी। और निफ्टी बैंक हालांकि उस रिकॉर्ड लेवल पर करीब करीब नजर है। उम्मीद है कि 23,000 का लेवल दिख सकता है, लेकिन अब तक हम पहुंचे नहीं हैं, तो उसका अभी थोड़ा सा इंतजार है। लेकिन पहली बार ये रिकॉर्ड लेवल्स जो निफ्टी ने छुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें एक खास बात आप ध्यान रखिए, 9500 के जो कॉल राइटर्स हैं वो फंस गए हैं, क्योंकि 9500 पे सबसे ज़्यादा कॉल की पोजीशंस बनी हैं। और अब चूंकि ये इसके ऊपर निकल गया है तो इनको घाटा होने का खतरा है। 9500 के लेवल पर खास तौर पर आज हम फोकस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लेवल या इसके आसपास के कौन से अहम लेवल बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अब भी सबसे ज़्यादा राइटिंग इस लेवल पर बनी हुई है, यानी हम इसके करीब पहुंच रहे थे, पर कहीं ना कहीं राइटर्स को कॉन्फिडेंस था कि ये लेवल टिकेगा शायद, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन काटी या शिफ्ट नहीं की है। 9300 पर पुट की तगड़ी पोजीशन बनी हुई है, तो हम ये मानेंगे कि 9300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से कोई करेक्शन आपको देखने को मिलता है तो आप 9300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे। आज जो ये रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए हैं, इसके पीछे बैंकिंग शेयरों का बड़ा हाथ है। पीएनबी के नतीजे आने के बाद सरकारी बैंकों में जबरदस्त खरीदारी हुई है। इसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, ये कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो मदद करते हुए दिखाई दिया। लेकिन इंडेक्स में हम देख रहे हैं जश्न का माहौल। प्रदीप, 9500 के ऊपर काफी कंफर्टेबली अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमने देखा था 9492 को छूने के बाद भारी भरकम बिकवाली आई और दोपहर तक एटलीस्ट 1:30 बजे तक बहुत सुस्ती थी और अचानक 9500 की तरफ एक बहुत ही तेज रैली बाजार ने दिखाई और उन लेवल को उस लेवल पर कब्जा करते हुए और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। साथ ही साथ सेंसेक्स में भी उतना ही जोश देखने को मिल रहा है। 250 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है और आज का सत्र आप कह सकते हैं फिर से चौतरफा खरीदारी वाला है। सुबह की मुनाफा वसूली और इस गिरावट के बाद एक तगड़ी रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। हालांकि ये अभी 40 पॉइंट के ऊपर है और बैंक निफ्टी में खासकर पीएनबी के नंबर्स आने के बाद हमने देखा है फिर से जान लौटी और करीब करीब 100 पॉइंट का उछाल इस इंडेक्स में देखा जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं आज ऐसे बाजार में हमारी नजर कहां होगी। HUL, ये एक अहम नतीजा है जो कल आएगा। HUL के नतीजे कैसे होंगे इस पर आपको हम देंगे जानकारी, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा रेलिगेयर सिक्योरिटीज के आशु मदान हमारे साथ जुड़ेंगे अपनी राय और अपनी पिक्स लेकर। रोज की तरह कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि आज कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे निफ्टी कॉल और 3:15 पर BTST या STBT। और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज पूरा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, दोपहर की इस तेजी में PSU बैंकों का ही सबसे बड़ा हाथ है और खासकर PNB। उम्दा नतीजे और उसके बाद देखिए स्टॉक ने भी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है। 4% का उछाल इसमें बनता दिखाई दे रहा है। आंध्रा बैंक के नतीजों का इंतजार और उससे पहले 2.5% का उछाल यूनियन सिंडिकेट बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स है जहां पर हम देख रहे हैं तगड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी में भी TCS, विप्रो, माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी बनती हुई आज के सत्र में। और ऑटो ने भी काफी साथ दिया है इस मूव में। मारुति, हीरो मोटो, आइशर, टाटा मोटर्स और TVS जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज 1 से 1.5% का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। इंडेक्स को बढ़ाने का काम भारतीय एयरटेल, ACC, बॉश, ITC और डॉक्टर रेड्डी जैसे दिग्गजों की ओर से आता दिखाई दे रहा है। आज मिड कैप शेयरों में भी काफी दमदार एक्शन। सागर सीमेंट को देखिए, यहाँ पर 83 रुपए का उछाल, लगभग 10% ऊपर है काउंटर। JNK बैंक में हमने देखा है सुबह से ही रफ्तार और वो बढ़ गई। अदानी पावर के लिए CERC की ओर से एक राहत मिली तो 8% का उछाल। 3M इंडिया, ओरिएंट बेल दूसरे काउंटर्स है जहां पर तगड़े वॉल्यूम्स पर 7-8% का उछाल। तो आइए अब देखते हैं आज का चार्ट और सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। आखिर यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले हैं और आप ये देखिए निफ्टी पर एक ब्रेकआउट दिखाई दिया। पिछले 2 दिनों का, 3 दिनों का जो कंसोलिडेशन था, हमने फाइनली वो ब्रेकआउट देखा 9450 पे और इसके बाद अगले टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ निफ्टी इस वक्त आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल जो जैसे कि हमारी उम्मीद थी, एक कंसोलिडेशन और फिर एक अच्छी तेजी बनती हुई यहाँ पर नजर आई है। लगातार दरअसल निफ्टी एक अच्छी तेजी के मूड में दिखाई दिया है और किस तरह की तेजी हुई है देखिए आपको ये तस्वीर हम दिखाते हैं, क्योंकि हम आपको एक इंटरेस्टिंग लेवल बताना चाहते हैं आज। और ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 आप गिन सकते हैं, ये सारे मंथली कैंडल्स हैं, मंथली चार्ट है ये आपके सामने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई
5वें महीने लगातार ये बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो बाजार ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन देखा है। लेकिन हम आपको ये बताएं कि हाल के दिनों में मार्केट के जो इंपॉर्टेंट मूव्स रहे हैं, अगर आप उन पर नजर डालें तो ये 9000 के आसपास जो हमने 2 साल पहले का टॉप किया था, उसके बाद फाइनल करेक्शन आया था 6800 के लेवल के आसपास। तो इस बड़ी चाल को एनालाइज करते हुए अगर आप अपने लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां से जो टारगेट्स बनते हैं वो बनता है 9525 9550 के आसपास का। तो ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट है 9525 से 9550। इस सीरीज के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और यही वजह है कि आप शुरू से देखिए, सीरीज की शुरुआत से 9500 पे बहुत तगड़ी राइटिंग होती हुई नजर आ रही थी। आज हम इसके ऊपर आए जरूर हैं, हालांकि हम पिछले कई दिनों से आपको काफी बुलिश कॉल देते आए हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये करेक्शन टेम्परेरी है, बाजार ऊपर जाएगा, 9500 के लेवल पार होंगे, वो हो रहे हैं। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट टारगेट अचीव हो रहा है और जब ऐसे इंपॉर्टेंट टारगेट अचीव होते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने, थोड़ी मुनाफा वसूली करने, थोड़ी सी हेजिंग करने की सलाह दी जाती है। अभी भी वक्त है, अभी तो 9525 9550 की वो रेंज है जहां पर दरअसल ये टारगेट्स अचीव होंगे और वो टारगेट अब काफी करीब आ गए हैं। इसलिए हम आपको आज केवल ये अलर्ट दे रहे हैं। निफ्टी बैंक पे नजर डालिए और यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे हमने बात की, अभी भी वो जो हाइज हैं हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। 3 दिन पहले हमने यहाँ पर तकरीबन 23,000 का लेवल छुआ था और आज उस तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि बैंक्स ने पूरी मदद की है बाजार को ऊपर ले जाने में, लेकिन अब भी वो लेवल्स हासिल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और आज देखते हैं आज का चार्ट कौन सा है और हम लगातार आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट हर रोज दिखाते हैं और आज हमने जो चार्ट चुना है आपके लिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये करीब 2015 से मार्च से शुरू होता है, यानी पिछले तकरीबन 2-2.25 साल का चार्ट है और ये स्टॉक है GETND, जो एल्स्टॉम TND हुआ करता था, अब ये GETND है। ये आपको दिखा रहे हैं हम तकरीबन 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड अब बनना शुरू हो चुका है। अगर आप हाल के दिनों के चार्ट देखें, बड़ी तस्वीर आपने देख ली, तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक अब हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में लौट रहा है, जो अब तक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में था, जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया। तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन खत्म हुआ, हायर टॉप हायर बॉटम बनने शुरू हुए। ये जो हरी लकीर आप देख रहे हैं ये 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज है और इन्वेस्टर्स के लिहाज से जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए स्टॉक रखना चाहते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर होता है। जब एक बहुत स्ट्रांग मूव के साथ कोई स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट जैसा सीन दिखता है, तो वहां पर ये एक इन्वेस्टर के लिए एंट्री का पॉइंट बनता है और वो इस हफ्ते बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2 ही दिन हुए, अभी पूरा हफ्ता बाकी है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जब कोई इंटरेस्टिंग मूव बनता है तो वो टारगेट्स बहुत जल्दी हासिल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा गिरावट का ट्रेंड था उसको हमने तोड़ा है। पिछले जो स्विंग टॉप्स थे उनको भी हमने बॉटम बना करके पार किया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए नजर आए हैं और उस लिहाज से अब अगर यहाँ पर आप तेजी करने की सोच रहे हैं तो ट्रेडर्स के लिए हम कह सकते हैं इस हफ्ते के निचले स्तर करीब 360-62 के आसपास के हैं जिन पर वो नजर रख सकते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए पिछले हफ्ते के लेवल्स को ध्यान में रखेंगे तो करीब 335 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है और यहां से ऊपर इस पूरे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हालांकि हमें उम्मीद है कि ये 2 साल की मंदी पूरी हुई है और यहां से एक नई तेजी बनती हुई नजर आनी चाहिए स्टॉक में, लेकिन इमीडिएट तौर पे करीब 500 रुपए के आसपास के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। तो ये है आज का एक इंटरेस्टिंग चार्ट। हम आपको ये सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप स्टॉक में खरीदारी करें, लेकिन हम आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा रहे हैं जो हर रोज दिखाते हैं। तो ये था आज का चार्ट जिसमें आपने देखा GETND बॉटम आउट होता हुआ। और मार्केट का हाल क्या है आप देखिए, फिलहाल 61 हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर सुबह 65 के आसपास था, अब 61 पे है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि ये 60 के आसपास स्टेबलाइज होता है, तो ये अच्छी बात होती है। जब ये 70 के करीब आता है तो चिंता बढ़ती है। उस लिहाज से हम कह सकते हैं हर्षदा कि स्टेडी मूव ही चल रहा है और पूरे बाजार में चल रहा है। जी हाँ, और यहाँ पर ओवर एक्सूबरेंस नहीं है जो नॉर्मली खतरे की घंटी होती है। प्रदीप, जैसे आपने कहा, वो एक पॉजिटिव है। 9510 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ विश्वेश चौहान हमारे साथ है। विश्वेश, अगर किसी ने नई तेजी की पोजीशन लेनी हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, आपकी क्या सलाह होगी? जैसे मैंने कहा हर्षिता की
लास्ट का जो मूव है, अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज डेट के साथ बोलूँ तो 21 अप्रैल से अभी तक का मूव है, वो मूव एक कन्वर्जिंग राइज था। व्हाट कन्वर्जिंग राइज मीन्स, उसको काफ़ी सारे लोग एंडिंग डायगोनल बना रहे थे फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट कपल्ड विद द 9500 मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेसिक लेवल था, जहाँ पे मेरे ख्याल से नॉट मेनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग। आज जब उसके ऊपर जा रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट रैली। मेरे हिसाब से कल का हाई या आज का जो ओपन है विच इज़ अ गैप एरिया समवेयर अराउंड 9450, मेरे ख्याल से वो स्टॉप लॉस से आप खरीद लीजिए। ये सीरीज़ में आपको 9650 तक के टारगेट देखने जा सकते हैं। दैट इज़ अ निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी के अंदर 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है और 2 दिन बाद एक्सपायरी है। तो आज के दिन में 22,900 का जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 70-80 रुपीज़ की रेंज में खरीदते हो, मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी 23,200 तक जा सकता है। तो इसमें बहुत अच्छा मूव आ सकता है। 18 मई वाला सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये मई सीरीज़ के अंत तक हाइस पर बाजार दिखेगा। 9,600 की बात हो रही है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी भी 23,000 के ऊपर निकलने की क्षमता दिखाता है। स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं जिनमें एक्शन है, और कुछ मैं ऐसे काउंटर्स देख रही हूँ जहां पर तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिला है, लेकिन अभी तक मूव नहीं आया है। तो क्या ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स तेजी? हेवल्स और वोल्टास दोनों पर अपनी राय दीजिए। देखिए, दोनों में हम देख रहे हैं 9% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, लेकिन स्टॉक्स में बहुत मामूली सी बढ़त। क्या किया जाए? मेरे हिसाब से हेवल्स का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप समझेंगे कि ये पोजीशन लॉन्ग साइड बन रही है कि नहीं, फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑप्शंस का डेटा देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस के डेटा को चेक करूं तो आज के दिन में 5,20,000 जो शेयर्स फ्यूचर में ऐड हुए हैं, दैट कपल्ड विद दी 500 पुट ऑप्शन, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये तेज़ी की पोजीशन है। और अगर 500 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदा जाए तो मेरे ख्याल से अगर आप मल्टीप्लायर टारगेट रखें तो भी अपसाइड में 540-545 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं हेवल्स में। ओके, और साथ ही मारुति सुजुकी, आज तो खबर भी है, इन्होंने नई डिजायर लॉन्च की और आगे कंपनी कह रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी। क्या लॉन्ग जोड़ेंगे? देखिए, हम लोग एज अ फर्म वी हैव इनिशिएटेड अ लॉन्ग कॉल ऑन मारुति ऑप्शन में, लेकिन करंट लेवल पे मेरे हिसाब से अगर आप कोई फ्यूचर में खरीदता है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लगता है मुझे। काफ़ी स्ट्रेच मूव है। मारुति की एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न रही है, वो एक साथ 2-3% राइज करता है, उसके बाद में 2-3 दिन साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ से अगर ये 7,000 के आसपास जाके साइडवेज हो जाए, दैट विल बी द टाइम वेयर आई वुड रिकमेंड बाइंग, ना कि करंट लेवल पे। अगर एक ट्रेड आपने इस समय लेना हो, वो क्या रहेगा विश्वेश? मुझे अगर करंट लेवल पे एक ट्रेड लेना हो, इंजीनियर्स इंडिया को फ्यूचर में बाय कर लिए, या फिर उसका 170 का कॉल ऑप्शन खरीद लिए, करंट 6 रुपये मिल रहा है, और 180 का कॉल ऑप्शन बेच दिए। ये बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा जो रिस्क अवर्स है, लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड वाले। और अगर जगह नेकेड करना चाहते हैं इंजीनियर्स इंडिया को, नेकेड फ्यूचर में बाय करिए। मेरे ख्याल से 167 का स्टॉप लॉस रखिए। इंजीनियर्स इंडिया ये सीरीज में 185 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो EIL में खरीदारी करना बेस्ट है। इस समय एक तगड़ा मौका मिल रहा है। सुबह भी हमारे जानकार प्रकाश गाबा ने आपको सलाह दी थी कि यहाँ पर खरीदारी करके चले, और यहाँ पर बिल्टअप अच्छा खासा बनता दिखाई दे रहा है वायदे बाजार के डेटा में भी। शुक्रिया विश्वेश, हमारे लिए समय निकालकर और अपनी राय देने के लिए। 9,513 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 70 अंकों की बढ़त पर इस समय इंडेक्स है, और 250 अंकों का उछाल सेंसेक्स में भी देखा जा रहा है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे हमारे साथ हमारे नए जानकार जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। दलजीत सिंह कोहली से बात करेंगे, और साथ ही साथ रजत बोस से भी जानेंगे अब चार्ट्स की ओर से किन लेवल्स की तरफ इशारा है आज जो हमने 9,500 को पार किया है। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा 9,500 के ऊपर निफ्टी बना हुआ है, 68 पॉइंट ऊपर। और आप देखिए जिस तरह से पैनिक फैला है 9,500 के राइटर्स में, क्योंकि उनकी पोजीशन तो फंस गई। 9,500 पे जो कॉल राइटर्स खड़े हैं, अब भी तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग ये पोजीशन है। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पोजीशंस कट रही हैं, और 9,400 के पुट में अब पोजीशन बन रही हैं।
तो ये एक बदलाव होता हुआ बाजार के समीकरणों में दिखाई दिया है। 70 रुपए पर इस वक्त 9,500 कॉल ऑप्शन चल रहा है। अगर हम आपको दिखाएं मे का कॉल ऑप्शन देखिए, ये आप पुट देख रहे हैं जहां पे पोजीशन तेजी से जुड़ रही हैं। तो जो बेस अभी तक 9,300 पे बना हुआ था, अब वो थोड़ा ऊपर आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है बुल्स का। 9,400 पे वो पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन मंदी के खिलाड़ी जो 9,500 पे घेरेबंदी करके खड़े थे सीरीज की शुरुआत से, पिछली सीरीज खत्म हुई आखिरी हफ्ते में, तब से हम देख रहे थे 9,500 पे कॉल राइटिंग चल रही थी। तो अच्छे प्रीमियम पे होंगे, जरूर कमाई तो की होगी, लेकिन अब अगर आप देखें 70 के करीब जो ये आ गया है, ये दरअसल सीरीज की शुरुआत वाले लेवल्स के पास आ चुका है, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर ही निकल रहा है। तो यहाँ पर घाटे में आ सकती है ये पोजीशन, ये डर बना हुआ है, इसलिए पोजीशन कटती हुई फिलहाल हमें नजर आई है थोड़ी बहुत 9,500 के ऊपर, लेकिन निफ्टी बरकरार है। और ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली और रजत के बोस.com के रजत बोस हमारे साथ जुड़ते हुए। रजत, बाजार की फिलहाल जो उतार चढ़ाव है वो तो अपनी जगह फिलहाल चल रही है, लेकिन 9,500 के कॉल पर अगर आपकी राइटिंग होती तो आप क्या करते? 9,500 के ऊपर में कॉल राइटिंग की जगह मैं एक क्लाइंट का 9,500 का 9,470 के आसपास में फ्यूचर बेचा हुआ था, उनको मैंने सुबह सुबह ही घुमा दिया था, क्योंकि मुझको कल रात को लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख के लगा कि इस क्लियरिंग में 9,640 से लेके 9,745 ये रेंज स्केल अप करने की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड स्पेशली 16th में, आज 16th में होने के नाते आज शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में रखना, दिस विल बी हाराकिरी। हु वुड अटेम्प्ट दैट? एटलीस्ट आई वोंट। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रजत ने उठाया है, क्योंकि 3 साल पहले हमने देखा था 7,200 के पार हम निकले थे प्रदीप, जब मोदी की सरकार बनी थी, और वहां से हमने देखा है करीब 2,300 और अंकों का उछाल बनता दिखाई दिया है। तो काफी तगड़ी रैली बनती दिखाई दी है, और मेरे ख्याल में अब यहाँ से शायद लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई। रजत, क्या इसकी वजह यही है कि ये सरकार की आज जन्मदिन है, इस लिहाज से आप इस डेट को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, या ये आपका कुछ टाइम एंड प्राइस कैलकुलेशन है? देखिए, टाइम एंड प्राइस कैलकुलेशन है, लेकिन प्रदीप एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। अब ये 3 साल में देख लीजिए, बीजेपी की जीत कोई जगह पे, या तो एनिवर्सरीज स्पेशली 16 में 26 में बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप अरुणाचल में 9 किलोमीटर 150 मीटर की लॉन्गेस्ट इंडियन रिवर ब्रिज इन उद्घाटन होगा, वही नहीं, उसी दिन बाजार में रैली भी होगी। ये होता है, एटलीस्ट पिछले 3 साल से होके आया है। तो हमको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट में क्यों जाए? तो आप कारण नहीं ढूंढना चाहते यहाँ पे, आप मार्केट के साथ चलना चाहते हैं फिलहाल, और आज का दिन इंपॉर्टेंट है आपको लगता है। 9,505 फिलहाल ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है, जो स्वाभाविक है। दलजीत सिंह कोहली हमारे साथ है और काफी दिनों बाद उनसे बात हो रही है। तो कोहली साहब, कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया रैली और काफी अच्छे दिन हम आपसे बात कर रहे हैं। आपका बाजार पर क्या व्यू बन रहा है? इस तेजी में पूरी तरह से दिल खोलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कुछ कॉशियस हैं आप? क्योंकि आमतौर पर इस अंधाधुंध तेजी में आप हमेशा कॉशियस रहे हैं। गुड आफ्टरनून हर्षदा। अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला। ये बात सही है कि रजत ने तो, उनके पास लिबर्टी है, वो बोल सकते हैं कि भाई हमें कारण नहीं ढूंढने हैं और हमें तो मार्केट के साथ चलना है। प्लस इस तरीके के वो कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट में क्या होता है। आई थिंक वो कुछ हिंट देना चाहते हैं, शायद वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो उनका व्यू है। मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में जो रैली है, वहाँ पर आपको ज़रूर कॉशियस होना पड़ेगा। थोड़ा वैल्यू अभी भी हो सकता है लार्ज कैप में आपको दिखे। कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर, बड़े स्टॉक्स जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, पिछले 3-4 साल में नहीं पार्टिसिपेट किया, या पिछले 6-8 महीने में थोड़ा बहुत शुरू किया, तो आई थिंक वहाँ पर तो स्कोप हो सकता है। प्लस FII की अभी बाइंग शुरू हुई है। बीच में हमने देखा था कि पिछले 3-4 महीने पहले तो उनकी सेलिंग चल रही थी। तो अभी व्हेन वो लोग आते हैं तो फिर वो शायद फ्रंट लाइनर्स और लार्ज कैप ही देखते हैं। तो स्मॉल और मिड कैप में तो 5 गुना 6 गुना सब चीज़ें हो चुकी हैं। वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत
कम ऐसे स्कोप होगा जहाँ पे आपको कोई कंफर्टेबल वैल्यूएशन मिलेगी या जहाँ पर आप जस्टिफाई कर पाएंगे ये टाइम पे फ्रेश एंट्री करने का। हाँ, लार्ज कैप में कुछ हो जगह पे हो सकता है कि आप अभी भी थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं, बट अगेन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको ये जो रैली चल रही है वो लिक्विडिटी की बेस पे चल रही है। और 3 साल का हम अगर, क्योंकि अच्छा टाइम है, 3rd एनिवर्सरी पे बात कर रहे हैं, तो लेखा जोखा भी देखना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हुआ है। अभी तक बहुत कुछ अभी होप में ही है, बहुत कुछ अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है, एक्चुअल रिजल्ट्स अभी भी नहीं है। और जो अभी के रिजल्ट्स चल रहे हैं, अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात करें तो Q4 के जो नंबर्स आए हैं तो आप देखिए उसमें अब तक के जो रिजल्ट आए हैं करीबन 100-150 कंपनियों के, उसमें टॉप लाइन तो 10-12% ग्रो किया है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हुआ है जो पिछले 4 क्वार्टर में अभी पहली बार हो रहा है, वो 200 बेसिस पॉइंट डिक्रीज इन EBITDA मार्जिन। तो EBITDA मार्जिन एक्चुअली घटा है, वो क्यों हुआ है? बिकॉज लोगों के पास पुरानी इन्वेंट्री ज़्यादा थी, इन्वेंट्री कॉस्ट है, प्राइसिंग पावर नहीं है, तो EBITDA मार्जिन सबके घटे हैं। नेट प्रॉफिट फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, 5-7% बड़ा है, वो इसलिए कि थोड़ा जो डिप्रिसिएशन का फायदा मिला है, प्लस टैक्स बहुत सारे लोगों ने इस बार हमने देखा फार्मा की कंपनियों में माइनस में टैक्स है, मीनिंग टैक्स राइट बैक है, टैक्स का 2% है खाली, डॉक्टर रेड्डी ने 2% टैक्स दिया है। वो इसका क्यों दिया है कि जो डेफर्ड टैक्सेस हैं उनका बेनिफिट लिया है। तो आई थिंक जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की स्टोरी है वो अभी भी फार फ्रॉम ट्रूथ है और अभी भी उसमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा, बट मार्केट हमारी दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। तो ये थोड़ा जो डाइकॉटमी है इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कॉशियस रहने की यहाँ पर सलाह आती हुई कोहली साहब की ओर से, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पर फोकस करते और CNBC आवाज के हाथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि CESC यानी कि कैलकाटा इलेक्ट्रिक संजीव गोयनका की कंपनी की डीमर्जर के प्लान्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है। वो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 992 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ आज इस समय हम देख रहे हैं अच्छी रफ्तार बनती हुई, 17% का उछाल और बाजार में कहीं ना कहीं ये बज़ था, उम्मीद थी कि डीमर्जर की घोषणा होती दिखाई देगी। अब वो प्लान तैयार है और हमारे हाथ वो जानकारी लग गई है कि किस तरह का ये डीमर्जर होने वाला है। CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के पास ज्यादा डिटेल्स हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अनिल बताइए कैसे बांटा जाएगा, किस तरह से डीमर्जर प्लान कर रही है CESC ग्रुप? देखिए हर्षदा, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि CESC को लेकर जो डीमर्जर की योजनाएं कंपनी के मैनेजमेंट की काफ़ी लंबे समय से थी वो अब लगभग पूरी हो चुकी है और कंपनी को 4 अलग अलग कारोबारों में बांटा जाएगा। पहले अंदाज़ा ये था कि शायद 3 कारोबार अलग अलग किए जाएं, लेकिन हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि ये 3 नहीं 4 कारोबार होंगे जिनमें कंपनी को बांटा जाएगा। एक तो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, दूसरा होगा रिटेल का, तीसरा होगा रियल एस्टेट का और चौथा जो CESC का मुख्य कारोबार है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये 4 अलग अलग कारोबार होंगे। अब वैसे तो मैनेजमेंट ने पहले एक इंडिकेशन दिया था कि मई के तीसरे हफ्ते तक शायद ये डीमर्जर पूरा हो सकता है। 18 तारीख को कंपनी की बोर्ड बैठक भी है, नतीजे भी आने वाले हैं। हालांकि हमारे सोर्सेज बहुत कॉन्फिडेंटली तो ये नहीं कहने कि ये 18 को हो ही जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना बनती है कि 18 तारीख को या तो ये प्लान पूरी तरह से तय हो जाए और सामने रख दी जाए, या कम से कम ये ना भी हो तब भी इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श करके इसे फाइनल किया जाएगा, ये बात तय है। और ये करने के पीछे वजह साफ है कि जो अलग अलग तरह के कारोबार है जिन्हें मिलाकर एक तरह से CESC में डाला गया है, इन्हें अलग करके जिस इन्वेस्टर का जिस तरह के कारोबार में इंटरेस्ट है वो वही कंपनी खरीदे और साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए एक प्रॉपर तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। तो हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि ये डीमर्जर प्लान लगभग तय हो चुका है। हमने कंपनी से संपर्क किया, उनसे बातचीत की, उन्हें मेल भी भेजी। उनका ये कहना था कि चूंकि नतीजे सामने हैं, 18 को बोर्ड बैठक है, वो साइलेंट पीरियड पर है, इसलिए वो अभी किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। न उन्होंने इनकार किया है और न ही कंफर्म किया है। अनिल, आपने कई बार कहा कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी, किन वैल्यूएशंस पर ये अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी अगर 4 अलग कारोबार में कंपनी बटने वाली है या फिर डीमर्ज होने वाली है? देखिए, वैसे तो पहले कंपनी की तरफ से इंडिकेशन ये हमेशा आए कि CESC के पास 18,000 से लेकर 19,000 करोड़ के आसपास की एसेट्स हैं। मैं एक बार की एसेट्स को अलग भी रख दूं तो जो 4 अलग अलग कारोबार है उनका मोटा मोटी जो वैल्यूशन है वो मैं आपको बताऊं। पहला तो है IT कारोबार, और IT कारोबार कंपनी फर्स्ट सोर्स के जरिए करती है और फर्स्ट सोर्स जो CESC की सब्सिडरी कंपनी है और उसमें CESC का 57% हिस्सा है, उसकी वैल्यू
इस दाम पर करीबन 1500 करोड़ रुपए होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर आगे चलते हुए सीएससी फर्स्ट सोर्स को बेचने का मन बनाए तो फिर ऐसे में ये वैल्यूएशन और बढ़ने की पूरी संभावना है। इसमें कोई और वो इंडिकेशंस पहले कंपनी ने दिए भी हैं और काफ़ी बाजार के बड़े दिग्गज इसमें इन्वेस्टेड भी हैं। तो पहला कारोबार तो आईटी का हुआ जिसमें सीएससी की स्टेक का वैल्यूएशन बनता है। दूसरा है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के कारोबार को लेकर बताया जा रहा है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास का ये वैल्यूएशन है जो प्रॉपर्टी और जो रियल एस्टेट सीएससी ग्रुप के पास में है। तीसरा कारोबार ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ये है रिटेल का, और शायद यहीं पर एक सबसे बड़ा सरप्राइज आता दिखे, खासतौर से डीमार्ट की लिस्टिंग के बाद जो स्पेंसर जो रिटेल कारोबार है सीएससी ग्रुप का, उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सीएससी के पास जो स्टेक है उसके वैल्यूएशन को लेकर अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं। 1000 से 2000 करोड़ के बीच में इसका वैल्यूएशन लगाया जा रहा है। मैंने रफली 1000 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन अगर आप इसे मानकर चलें तो एक ये कारोबार होगा। बचा पावर कारोबार जो कि मुख्य कारोबार है, उसका इस वक्त करीबन 10,500 करोड़ 11,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होता है। हालांकि कंपनी का ये मानना है कि पावर कारोबार का वैल्यूएशन कहीं ज्यादा हो सकता है। तो इस लिहाज से आप देखें तो अभी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, उससे कहीं ज्यादा 15 से 18,000 करोड़ रुपए के बीच के वैल्यूएशन की संभावना बनती। तो वैल्यू अनलॉकिंग इसी तरह से की जाएगी, 4 अलग कारोबारों में इसे बांटकर, और ताकि फिर 15 से 18,000 करोड़ की जो वैल्यू है वो इन्वेस्टर्स के सामने आ सके। एक तरह से होल्डिंग कंपनी का जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट सीएससी में आपको नजर आता है अलग अलग कारोबार होने की वजह से, वो खत्म हो सके। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारे बिजनेस हैं जहाँ पे एक्साइटमेंट इन दिनों आ भी रहा है। तनिल, अगर आप देखें तो रिटेल में एक री रेटिंग हो गई है, रियल एस्टेट की एक री रेटिंग हो गई है। तो ये शायद बहुत अच्छा मौका है कंपनी के लिए जब इन सारे कारोबार को अलग अलग करके वो अलग अलग से लिस्टिंग कराएं या फिर उसमें हिस्सेदारी वगैरह बेचें। क्या करेंगे, क्या ऑप्शन हो? ये बात सही है। और प्रदीप, जनरली ये होता भी है कि जब तेजी का बाजार हो, इकोनॉमी बूम कर रही हो, तो फिर ये बेहतर रणनीति होती है किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस के लिए कि वो अपने अलग अलग कारोबार करें, वैल्यू दिखाएं और अलग अलग तरह के कारोबार में जिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उन्हें लाए। और अगर इस प्रोसेस में उन्हें किसी कारोबार से निकलना भी हो, जैसा कि सीएससी के केस में हो सकता है आईटी कारोबार हो, फर्स्ट सोर्स को वो बेचने का पहले भी इंडिकेशन दे चुके, तो वो हो सकता है। दूसरी तरफ जब माहौल खराब हो तब लोग कंसोलिडेशन करने की कोशिश करते हैं, सारे कारोबार को एक साथ लाकर थोड़ा ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात साफ है कि इस वक्त जो सीएससी की तरफ से डीमर्जर प्लान बनाया जा रहा है, ये वाकई में सीएससी ग्रुप के लिए, प्रमोटर्स के लिए और शेयर होल्डर्स सब के लिए एक बड़ी फायदे की बात है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि किस तरह की वैल्यूएशन दिखाई जाएगी। फर्स्ट सोर्स में जहां पर कंपनी 57% हिस्सेदारी 57% की वैल्यू है, 1500 करोड़ फर्स्ट सोर्स जो आईटी बिजनेस इन्होंने कुछ साल पहले अक्वायर किया था। इसके बाद रियल एस्टेट के बिजनेस को अलग करेंगी जिसकी 1500 करोड़ की वैल्यू आकी जा रही है। रिटेल बिजनेस जिसको लेकर काफी एंटिसिपेशन था, स्पेशली स्पेंसर इनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है और डीमार्ट की लिस्टिंग के बाद उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। 1000 करोड़ की वैल्यूएशन और पावर बिजनेस जो इनका कोर बिजनेस है 10,500 करोड़ का यहाँ पर वैल्यूएशन। तो ये वैल्यूएशन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे और उनको रखेंगे। लेकिन अनिल, फिर इस वैल्यूएशन को देखकर बाजार तभी भी सबसे ज्यादा क्या तवज्जो इनके कोर बिजनेस पावर बिजनेस को ही देगा, या फिर जब रिटेल लिस्ट हो जाएगा और जिस तरह का एंथुजियाज्म है वहां पर भी हम देखेंगे जो वैल्यू अनलॉकिंग है उसका फायदा भी मिलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है हर्षदा, क्योंकि देखिए कोर बिजनेस और बड़ा बिजनेस तो पावर का है, लेकिन दिक्कत ये कि पावर के बिजनेस में आपको वो वैल्यूएशन नहीं मिलते जो आप लेना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ बिजनेसेस जैसे खासतौर से रिटेल, वो ऐसा है जो आज के तारीख में बड़ा इंटरेस्ट वाला है लोगों का बिजनेस। तो कंपनी का पर्पस भी यही है कि आज आईटी बिजनेस है, आईटी बिजनेस को अलग तरह के वैल्यूएशन मिलते हैं, रिटेल को बेहतर मिलते हैं, रियल एस्टेट आपकी बुक वैल्यू पर, और खासतौर से जब आपकी रियल एस्टेट एकदम क्लियर हो और आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में ना हो, खाली होल्ड करते हो, तो वैल्यूएशन आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। तो यही वजह है कि ये सारे बिजनेसेस जो अभी तक छुपे हुए हैं, जो सीएससी की बैलेंस शीट में ढंग से आपको नजर नहीं आते हैं, वो बिजनेसेस आपको क्लियर कट वैल्यू दिखाते हुए नजर आएंगे। और ये कंपनी का इरादा। एक और बात, जो बड़ा पावर और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, अब यहाँ पर भी इस सेक्टर को लेकर, प्राइवेट पावर प्लेयर्स को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही है, बाजार का मूड माहौल बदल रहा है। तो ऐसे में पावर बिजनेस भी क्लियर कट सामने जो आएगा अलग होकर, कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कम रिटर्न में लेकिन पावर एसेट्स में पैसा लगाने के लिए तैयार, तो उनके लिए भी एक तरह से ये बहुत क्लियर कट, उन्हें पावर के साथ रियल एस्टेट, रिटेल या फिर कोई और कारोबार लेने की जरूरत नहीं। तो ये पूरा इरादा है। इसी लिहाज से कुछ जो दूसरे बिजनेस जो कोर बिजनेस नहीं है, उनका वैल्यूएशन क्लियर कट बाहर निकलने वाला है।
शुक्रिया अनिल आपका। और 3 बज चुके हैं इस वक्त, तो अपने एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे सीएससी पर, इस पूरे डीमर्जर प्लान पर क्या बनती है। लेकिन हर रोज 3 बजे हम आपको ये बताते हैं कि आप निफ्टी में क्या करें। और इस वक्त तो रिकॉर्ड लेवल पर 9,500 के ऊपर निफ्टी है। आधा घंटा बाकी है, शायद पहली बार 9,500 के ऊपर क्लोज भी हो जाए। रवि सिंह कह रहे हैं ऐसी स्थिति में कि आपको तेजी करनी चाहिए। 9,560 के टारगेट, 9,470 का स्टॉप लॉस लगाने की राय है। 2 दिनों के लिए ये कॉल आती हुई। साथ ही यहाँ पर जो दूसरे जानकारों की ओर से राय आ रही है, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है 95.80 के लिए आप तेजी की पोजीशन रखिएगा और स्टॉप लॉस रहेगा 94.74.40 का। अगले 1 से 2 दिनों में ये लेवल्स अचीव होंगे। रजत बोस हमारे साथ है। रजत, बताइए निफ्टी पर आपकी क्या राय रहेगी, किन लेवल्स की तैयारी अब? जो मैंने शुरू में कहा था वही मैं बोलूँगा कि 9,640 आप मिनिमम टारगेट रखिए और ये टारगेट क्रॉस कर जाए तो 9,640 से लेके 9,745 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन बनेगा। वो टेक्निकल नज़रिया से मुझको लगा कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन बन सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो 9,443 के नीचे रखिए। अभी तेजी के लिए वही बेहतर रहेगा। 9640 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी की राय आती हुई तो सभी जानकार कह रहे हैं कि अच्छी खरीदारी में बढ़त देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट संदीप वागले की भी राय आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। संदीप वागले कह रहे हैं 95.80 ओके और 94.40 का स्टॉप लॉस रखिए तो 9,580। और ऑफ कोर्स रजत मेरे ख्याल में आज सबसे ज्यादा बुलिश है, 9600 के ऊपर के कॉल्स दे रहे हैं। लेकिन हमने जो अभी आपको बड़ी खबर बताई और सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी जो मिली है कि सीएससी अपने डीमर्जर की तैयारी पूरी कर चुका है और होपफुली 18 मई को जो बोर्ड बैठक होने वाली है उस पर मोहर लगेगी या फिर उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। 4 अलग अलग बिजनेसेस में कंपनी बांटी जाएगी, डीमर्ज होगी, जिसमें रिटेल, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और साथ ही साथ पावर बिजनेस रहेगा। स्टॉक में पहले काफी एक्शन देखा जा चुका है। कोहली साहब, सीएससी पर इस डीमर्जर के बाद आपको क्या लग रहा है, बढ़िया वाली अनलॉकिंग होगी और उसका फायदा शेयरधारकों को उठाना चाहिए अब से? हर्षदा जी, मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ है इसका मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है प्राइस में, क्योंकि ये खबर 3-4 महीने पहले कुछ शुरू हुई थी। जब वो डीमर्जर की बात कर रहे थे तब स्टॉक प्राइस कुछ 500-550 की रेंज में चलता था। अभी ऑलरेडी 1,000 रुपये हो गया है। हम लोगों ने उस समय भी अनुमान लगाया था कि अगर ये सही तरीके से इसका डीमर्जर हो जाए तो इसमें वैल्यूएशन कितनी, एसओटीपी बेसिस पे कितनी वैल्यूएशन हो सकती है, तो एक मोटे तौर पर 1,000 रुपये का ही भाव दिखता था। आई थिंक अभी 990-980 रुपये का भाव स्टॉक का चल रहा है। तो ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है। मेरे ख्याल से अगर 18 तारीख को न्यूज़ जैसा आप बता रहे हैं अगर कुछ होता है तो वो फिर बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वाला बात होगा और उस समय फिर शायद आपको उसके यहाँ से और बहुत ज़्यादा कुछ मिले, वो डाउट है। वो फिर अब जो नेक्स्ट ट्रिगर होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो जो सेपरेट कंपनियाँ हैं उनमें कब बिकने का नंबर आएगा। जैसे कि फर्स्ट सोर्स की बात कर रहे थे या फिर स्पेंसर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई अगर हमें इन्वेस्टर चाहिए, वो इन्वेस्टर क्या वैल्यूएशन देगा, तो वो इंडिविजुअल उन कंपनियों को अलग अलग उस समय देखना चाहिए। अभी कंबाइंड एंटिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से ये प्राइस ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर कर चुका है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत फायदा नहीं होगा ऐसा आपको लगता है? रजत, जरा इसके चार्ट देखिए। और कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, आपके शहर की कंपनी है, क्या लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि क्वेस्ट मॉल में हर साल में 70 करोड़, जहाँ तक मेरा जानकारी है, या कोई आप ही के चैनल में भी आते हैं, ऐसा कोई फंडामेंटल एनालिस्ट ने मुझको कहा था कि इसमें क्वेस्ट मॉल से हर साल में 70 करोड़ का सिर्फ रेंटल इनकम आता है, तो वो रियल एस्टेट में जाएगा। और आपका स्पेंसर्स का जो वैल्यूएशन करने की बात चल रहा है वो भी है। ये सब के कारण ही बाकी पावर कंपनी की कंपैरिजन में सीएससी स्टेलर परफॉर्मेंस पिछले 3-4 महीना में दिखाया। ऐसा होना ही चाहिए था। बट मैं कोहली साहब से पूरी तरह सहमत हूँ इस जगह पे कि मुझको भी टेक्निकल नज़रिए से लगता है कि ये एक बार प्राइस में ऑलमोस्ट फुल्ली फैक्टर इन हो चुका है, क्योंकि मेरा जो टारगेट मिल रहा है वो 1040 से 1050। इसके बाद में देखिए सम ऑफ द पार्ट्स जब होगा तब तो स्पेंसर्स का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा बन सकता है
और क्वेस्ट मॉल है, बाद में शायद सारेगामा को भी स्प्लिट किया जाएगा, क्योंकि सारेगामा में दमदम में जो बड़ा रियल एस्टेट का जगह अभी भी पड़ा है उसको भी उन लोगों ने मोनेटाइज जब करेंगे, हो सकता है ये जुड़ के कुछ और भी बनेगा। ऐसे एडवांटेज को लेके लॉन्ग टर्म में CESC शेयर होल्डर्स वुड बी बेनिफिटेड, बट राइट नाउ इफ यू एंटर एंड यू वांट टू मेक सम मनी, 50 रुपया का ऊपर दिखता है, लेकिन दैट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन। जो करना चाहता है अभी माहौल अच्छा है कर लीजिए, और जो नहीं करना चाहता है बाद में सिर्फ स्पेंसर लेना चाहता है या तो रियल एस्टेट को लेना चाहता है या सॉफ्टवेयर को लेना चाहता है, वो अलग अलग से लेंगे। और इनका जो सॉफ्टवेयर कंपनी है दूसरी टाइप की सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इनमें उतना कोई नेगेटिव सिचुएशन अभी आया नहीं है। ये तो मेडिकल डेटा कलेक्ट करके कैसे वो क्या चीज़ देना पड़ेगा वो सब चीज़ करते हैं, तो इनका डिमांड में उतना प्रॉब्लम नहीं आया जितना कन्वेंशनल IT कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड ऑल उसमें आया है। तो उसी तरीका से भी ये इनका सॉफ्टवेयर कंपनी भी अच्छा है। आई हैव नो प्रिडाइलेक्शन, आई डू नॉट होल्ड CESC स्टॉक, मे बी आई बिलोंग टू द सेम सिटी, बट ये एक अच्छी कंपनी है, निवेश किया जा सकता है। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस भी रजत ने पूरा कर रखा है, क्योंकि उनके शहर की सबसे जानी मानी कंपनीज में से एक है CESC। तो आपको काफ़ी मौके यहाँ पर मिलने वाले हैं, हम आपको आज अलर्ट कर रहे हैं। जब धीरे धीरे ये कदम उठाए जाएंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी वैल्यू नजर आएगी, अलग अलग स्टॉक्स में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर देखेंगे कैसी होती है आज की क्लोजिंग। 9500 के ऊपर निफ्टी बंद होता है या नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर। आखिरी सौदा में 9512 यह है निफ्टी का लेवल, और 22930 के करीब निफ्टी बैंक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज मिड कैप्स में अगर आप देखें तो अच्छी मजबूती है, आधे % ऊपर है वो भी, और मार्केट ब्रेथ 50-50 की हालांकि होती हुई नजर आ रही है। तो उत्साह थोड़ा सा कम है ब्रॉड मार्केट में। और दूसरी एक बात जो हम देख रहे हैं, अब आप अगर नजर डालें वॉल्यूम कितना हुआ है, अब हम करीब 26,000 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। लेकिन कैश मार्केट का जो वॉल्यूम है केवल मैं वो दिख रहा हूँ थोड़ा सा कम है। इस तरह के रिकॉर्ड लेवल जब बन रहे हों। हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट आशु मदान रिलीगर के इस वक्त जुड़ चुके हैं, इनकी राय लेंगे इस फिलहाल मार्केट की स्थिति पे। आशु, क्या लगता है आपको, पार्टिसिपेशन जितना होना चाहिए रिकॉर्ड लेवल्स पे क्या वाकई उतना है? नहीं प्रदीप, बिल्कुल नहीं है। और एग्जैक्टली यही एक रीजन है कि मार्केट की पकड़ बनी रहेगी और मार्केट एक मोमेंटम में रहेगी। एग्जैक्टली अगर आप पिछले कई दिनों से देखो प्रदीप, लेवल जब से 9350 क्रॉस किया, तेजी की बात करना, एक आम व्यू बता रहा हूं, एक तेजी की बात करना और तेजी को एग्जीक्यूट करना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत लोग बुलिश बात कर रहे हैं, बुलिश व्यू दे रहे हैं, लेकिन बुलिश ट्रेड करना बहुत करेजियस मूव चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे 90-50 पे प्रदीप जैसे ही 30 से 40 पॉइंट का करेक्शन आता है, एकदम जो एक फियर आता है कि शायद आई थिंक टॉप पे कहीं मेरा माल तो प्लस नहीं हो गया या मैंने कोई निवेश टॉप पे तो नहीं कर दिया, वो फियर ऐसा आता है कि वो पोजीशन किसी के हाथ में नहीं रहती। तो बिल्कुल जो आपने बोला, पार्टिसिपेशन बहुत कम है, डाउट्स हैं बहुत सारे मन में अभी भी लोगों के, और मुझे लगता है कि मई एक्सपायरी में भी जो अप्रैल में भी था वो वही मई एक्सपायरी में भी रहेगा। पकड़ नहीं छूटेगी, हो सकता है ऊपर के लेवल पे मार्केट फिर रुके, कंसोलिडेशन हो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा। अभी भी मुझे लगता है कि विद ऑल दी फंडामेंटल्स लॉजिक्स इन प्लेस, डाउट नहीं रखना चाहिए और इस तेजी में पार्टिसिपेट करके, जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। हैविंग सेड दैट, अभी भी अगर हम बात करें, अभी आपने प्रदीप बोला था 9500 पुट कॉल राइटर्स में पैनिक है, मैं तो बोलता हूं 9600 में पैनिक क्यों नहीं है। अगर 5 से 10 रुपए के रेट में, 5 से 10 रुपए के प्राइस बैंड में किसी ने बेचा और आज 25 रुपए पे, क्या वो कवर होता है? वो नहीं होता प्रदीप। जब तक वो प्राइस नहीं आता, वो फियर नहीं आता कि नहीं ये मार्केट बहुत ऊपर निकल सकता है, वो कवर नहीं होता। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग एलिमेंट इस वक्त इतना बड़ा एलिमेंट है। ऑन वन हैंड पार्टिसिपेशन इज लो ऑन द लॉन्ग साइड, सेकेंडली शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग का रीजन कितना बड़ा रीजन है जो मार्केट को मोमेंटम अभी भी बरकरार रखेगा और हम इससे भी काफी ऊपर का लेवल देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि रजत कह रहे थे कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं आने वाले लेवल्स, देखना होगा। 9525, 9550 ये टारगेट हम पिछले कई दिनों से लेकर चल रहे थे इस सीरीज में, और करीब 8-10 दिन से हम इसकी लगातार बात कर रहे हैं। वो तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम कल अचीव हो जाएंगे। लेकिन कल और कौन सी खास बातें हैं जहां पर आप नजर रखेंगे? एक बहुत ही अहम नतीजा आने वाला है और वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर का।
नतीजों के पहले काफी हद तक स्टॉक पे रौनक दिखी है, तेजी दिखी है, काफी पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट दिख रहा है। सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ते हुए। सोनम, क्या है उम्मीद? प्रदीप, जैसे आपने कहा, नतीजों से पहले ये शेयर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे चल रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी मजबूत है, बेहतरीन आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है क्योंकि कंपनी के पेरेंट यूनिलेवल पीएलसी ने बेहतरीन आंकड़े घोषित किए थे और साथ ही जो कमेंट्री दी थी इंडियन मार्केट को लेकर वे बेहद ही पॉजिटिव थी और इसके कारण ही एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई है। ओवरऑल साल दर साल तो नतीजों में बेहद ही फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन 3 चीज़ों पर खास नजर रहने वाली है। सबसे पहले कि डिमोनेटाइजेशन के बाद कितना पिकअप देखने को मिला है। दूसरी खास नजर है कि वॉल्यूम ग्रोथ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। पिछले तिमाही में जब 4% की नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने की थी, उसके मुकाबले इस बार कंपनी 2 से 3% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगी। और तीसरी खास नजर रहने वाली है मार्जिन्स पर, जहां पे ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों ने अपने एडवर्टाइजमेंट खर्च कम किए हैं और इसके कारण मार्जिन्स को मदद मिली है। तो एचयूएल को भी यहां पर मदद मिलती हुई दिखाई देगी। जो रॉ मटेरियल्स के दाम में बढ़ोतरी आई है वो प्राइस हाइक के कारण ऑफसेट होता हुआ दिखाई देगा। पर्सनल केयर, होम केयर जो कंपनी के अहम सेगमेंट्स है, वहां पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जहां गोदरेज कंज्यूमर्स का परफॉर्मेंस भी बेहद ही मजबूत था। ओवरऑल एचयूएल से बेहद ही मजबूत आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है। एचयूएल एक मजबूत तिमाही पेश करेगा। शुक्रिया सोनम। स्टॉक पर एक बार नजर डाल लीजिए क्योंकि आज जो है इन आईटीसी, एचयूएल जैसे दिग्गजों ने भी काफी मदद की है बाजार को इन लेवल्स पर 9500 के ऊपर पहुंचाने की। इस पर आशु, आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि जब से मॉनसून की चाल सामान्य रहेगी, जल्दी दस्तक दे रहा है मॉनसून की खबर आई, हमने देखा इन्हीं थीम्स ने बाजार की चाल और मजबूत की है और लगभग 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है एचयूएल अब। बिल्कुल हर्षदा, और मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी इसी एक्सपायरी में जो मेरा टारगेट है वो 1050 का है और जो अगला राइज आएगा वो शायद बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था इस एक्सपायरी का हीरो, वन ऑफ द हीरोज वुड बी एचयूएल, और मैं आई स्टिल कंटिन्यू विद द सेम व्यू। मुझे लगता है एचयूएल का भाव 1050 होना चाहिए, पर रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि आगे की जो विजिबिलिटी जिस तरह से नजर आएगी, एक री रेटिंग सी या एक ब्रेकआउट सा देखने को मिलेगा। एंड जो भी अभी भी हमें प्राइस में देखने को मिला है, एंड आई थिंक जो एक मूव आया है उस मूव के बाद जिस तरह से कंसोलिडेट हुआ है, आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे प्राइस है और प्राइस चार्ट तो मुझे लगता है कि शायद आई थिंक अप मूव बरकरार रहनी चाहिए। एचयूएल में तेजी की उम्मीद और जाहिर है कि यह भी दिग्गज है, बाजार की पूरी मदद करेगा निफ्टी को 9500 के ऊपर टिके रहने में। इस पर नजर डालेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल बीटीएसटी या एसटीबीटी जानने का वक्त हो चुका है। 3:15 बज चुके हैं। हर रोज की तरह पहली कॉल नीरव बखारिया बजाज ऑटो पे आपको तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। 3085 के टारगेट और 2980 यह है इनका स्टॉप लॉस का लेवल। अगली कॉल है आईटीसी, स्टॉप लॉस 281, टारगेट 288 के आते हुए नीरव की ओर से। वहीं किरण यादव की भी राय आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं और किरण कह रहे हैं तेजी में ही तेजी की पोजीशन लीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा इनका पहला कॉल है। 203 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 190 का रहेगा स्टॉप लॉस। इसके अलावा एक और बैंक में आप तेजी की पोजीशन रखिए, 182 का स्टॉप लॉस लगाइए बैंक ऑफ इंडिया में और टारगेट रहेगा 195 का। रजत बताइए, बीटीएसटी में क्या स्टॉक्स चुने हैं? देखिए, बीटीएसटी में मैंने मारुति चुना है। मारुति में मेरा स्टॉप लॉस है 6895। अभी तो फिलहाल का पिछले आधा घंटा में मारुति और भी बढ़ चुका है, लेकिन मेरा टारगेट्स है 6990 और 7022। ये 6923 का एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा इन माई स्टडीज़ ये आज क्रॉस कर चुका है। अभी ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल 7022 की टारगेट कल तक हासिल हो जाना चाहिए और 6895 में आप स्टॉप लगाइए। दूसरी काउंटर जो मैंने चुना है वो है अपोलो टायर, 229 के नीचे स्टॉप लगाइए। इसमें बॉटम रिवर्सल, मतलब शॉर्ट टर्म बॉटम रिवर्सल सिग्नल एक आया है कि वो डाउन ट्रेंड में जा रहा था, अभी वो अरेस्ट करके आज सेकेंड डे है ऊपर की तरफ जा रहा है। मेरा टारगेट है 242 का, आप 229 का स्टॉप लॉस में इसको लीजिए। ये दोनों काउंटर में बाई करने की सलाह दे रहा हूँ बीटीएसटी। ओके, तेजी की कॉल फिलहाल रजत की ओर से आती हुई और वागले साहब जुड़ गए हमारे साथ। वागले साहब, आपका इंतजार काफी देर से हो रहा है, बताइए आपके बीटीएसटी एसटीबीटी क्या है आज? आफ्टरनून प्रदीप, दोनों बीटीएसटी है। पहला होगा बाय इन ग्रैन्यूल्स, जिसमें क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, नए हाई की तरफ की मूव है। 151 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 159।
दूसरा होगा एसीसी जो मॉर्निंग से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 1715 का स्टॉप लॉस होगा और 1782 का टारगेट होगा। ओके, एसीसी, इनफैक्ट एसीसी पर ये तीसरी या चौथी कॉल होगी आज दिन भर में। कई लोगों ने कहा है कि सीमेंट कंपनियों पर दाव लगाई और एसीसी अंबुजा पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती हुई दिखाई दी है और आज फिर हम देख रहे हैं इन काउंटर्स की ओर से अच्छा पार्टिसिपेशन भी है। लेकिन कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हम देख रहे हैं दमदार तेजी देखने को मिल रही है। एचओईसी कुल मिलाकर ये 6% ऊपर है, लेकिन पिछले 15-20 मिनटों में 3.5% की तेजी निचले लेवल से आई है। ग्रैन्यूल्स इंडिया भी इस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं, जो बीटीएसटी के तौर पर अभी वागले साहब ने सुझाया है। वागले साहब के एचओईसी में भी ये पोजीशन लेके जा सकते हैं इस समय खरीदारी करके? एचओईसी में भी व्यू पॉजिटिव बनता है, यहाँ से भी 7 से 8% अगले 2 से 3 दिन में मिल सकता है। ओके, टायर स्टॉक पे जो अभी रजत कह रहे थे उससे मुझे ध्यान में आया कि जेके टायर के नतीजे आए थे और उसके बाद वो स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर बहुत ही शार्प रिवर्सल आया। देखिए ये अगर आप स्टॉक देखेंगे तो किस तरह से 163 164 के लो बनाकर 177 के हाई मारे हैं स्टॉक ने और उसी लेवल के आसपास चल रहा है। कोहली साहब, क्या दिखता है, कमजोर नतीजे के बाद अगर ऐसी तेजी हो तो मतलब बाजार आगे कुछ बहुत अच्छा एंटिसिपेट कर रहा है? प्रदीप जी, यही इस नतीजों में खास चीज़ नज़र आई है कि जितने भी आप देखेंगे नंबर्स आए हैं, जो ख़राब नंबर्स हैं, उनके बाद स्टॉक एक्चुअली 8-8, 10-10% चले और इसमें कई एग्जांपल टायर के तो हैं ही हैं, आपको भारतीय एयरटेल का, आइडिया का, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जहां ये हुआ है। हमारा व्यू टायर सेक्टर पे नेगेटिव है क्योंकि इनके मार्जिन जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। जो नॉर्मली 15-16% मार्जिन पे चले गए थे EBITDA मार्जिन, वो इस क्वार्टर में हमने देखा कि 9% पे आ गया है, 7-8% पे आ गया है। वो उसका रीज़न मेनली ये है कि रबर के प्राइसेस जो हैं वो 140-150 की रेंज में चले गए हैं। तो इनका रबर प्राइसेस बढ़ने से इन लोगों के मार्जिन जो है वो सीधा ख़राब हो जाते हैं और ये हम पिछले जो 2-3 साल से जो मार्जिन की स्टोरी एक्सपेंशन की चल रही थी वो अब रिवर्सल की तरफ आ रही है। ये अभी कल अपोलो टायर ने अनाउंस किया कि हमने प्राइस हाइक लिया है, लेकिन उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि केवल एक सेगमेंट में किया है, वो सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन ही बहुत कम है। तो अभी इस तरीके के गेम भी बहुत चलेंगे जहाँ पे आपको अनाउंसमेंट अच्छे मिलेंगे, लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली उसका बेनिफिट बहुत नहीं है। तो नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि ये Q1 के जो नंबर्स हैं टायर कंपनियों के, Q1 ऑफ FY18, वो भी काफ़ी ख़राब रहने चाहिए क्योंकि इन लोगों के पास पुरानी इन्वेंट्री है रबर की और जो प्राइस आएगा वो बहुत लिमिटेड एरियाज़ में हो रही है। तो वैल्यूएशन वाइज ये सब जो है वो 18 टाइम 17-18 टाइम मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब थोड़ा एक केस डी रेटिंग का बनेगा। तो अगर दिस इज़ गुड टाइम, जिनके पास पहले से है अभी वो लोग प्रॉफिट में होंगे, तो इस समय पोजीशन टायर स्टॉक्स में कम करनी चाहिए। ओके, कुछ पोजीशन हल्की रखेंगे तो बेहतर है टायर कंपनियों में। आशु, आज टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी बढ़िया साथ दिया है इस मूव में और इसमें आप देखेंगे दिग्गजों में TCS, HCL टेक महिंद्रा जैसे काउंटर शामिल हैं। आपको लग रहा है इन लेवल्स पर कुछ एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? हर्षदा, नहीं, आई एम अफ्रेड ये कुछ मूव्स बीच में ऑन एंड ऑफ मिलती रहेंगी, बट एंड ऑफ द डे वेयर आर द प्राइसेस, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। हर्षदा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सेक्टर मल्टीपल न्यूज़ फ्लो आए हैं और मल्टीपल न्यूज़ फ्लो आगे भी रहेंगे। नॉट जस्ट न्यूज़ फ्लो रहेंगे, उनमें देयर इज अ डेप्थ इन दैट न्यूज़। तो कहीं बहुत मतलब इट्स नॉट रनिंग अवे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मिस कर जाऊंगा तो इसको नहीं लूंगा। तो आई वुड वॉच इट एकेडमिकली, या फिर अगर कोई ट्रेडिंग बाउंस मिलता है तो आई थिंक इसको तो एक शॉर्ट पोजीशन दोबारा से बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो बाइंग होती है वो इसलिए क्योंकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं, लोअर साइड पे हैं। इन्फी का बैंड 900 to 1100 रहता है, तो 900 के पास फिर लोग लेना शुरू करते हैं, उसमें एक ट्रेडिंग बाउंस आता है और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी होती है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मेजर इसमें रिवर्सल हो सकता है आईटी में। सो आईटी आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम, इन स्पाइट ऑफ, जैसे मैं मार्केट के लिए बुलिश हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए काफ़ी स्टिल पॉजिटिव हूँ, बट रिफ्रेन फ्रॉम आईटी। ओके, इस बीच एक खबर आ रही है IDBI बैंक के लिए कि IDBI बैंक जून के आखिर तक कई सारी अनलिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की सोच रहा है। IDBI बैंक को पिछले कई सालों के दौरान काफ़ी सारे मामलों में जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह की गई है वहाँ पर लोन के सामने शेयर मिले हैं और ऐसी 35 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। ये खबर तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। कोहली साहब, क्या कॉल देंगे IDBI बैंक पे?
प्रदीप जी, उनके पास और कोई ऑल्टरनेट है नहीं। पिछले आप देखिए कि बजट के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम IDBI को बेचना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे सूटर भी मुझे लगता है आए ही होंगे, बट कोई भी अभी तक ठोस परिणाम नहीं आया। इसका मतलब कि कंपनी के जो बैंक के जो बुक्स हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं, तो जो लेने वाले हैं वो काफ़ी कॉशियस होकर के इस पर अपना नज़रिया रखे हुए हैं। ये डील कभी ना कभी होगी, कोई ना कोई तो ज़रूर लेगा, बिकॉज जब गवर्नमेंट तैयार है देने के लिए तो कोई ना कोई एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, कोई एक मिड पॉइंट आएगा जहाँ पे ये बिकेगा। बट एज एन इन्वेस्टर विल यू लुक फॉर दैट और यू विल वेट फॉर दैट? आई विल नॉट। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि ये ट्रेडिंग बाउंस और ये बीच बीच में बाउट्स इस तरीके की न्यूज़ पे आए, उस पर आप भले ही ट्रेडिंग के लिए खेलें, बट आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक की जगह नहीं होनी चाहिए। ओके, पोर्टफोलियो में ना रखें इस शेयर को, लेकिन ट्रेड का मौका ज़रूर बनता दिखाई दे रहा है इसमें। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं, अब जाते जाते भी कुछ एक्टिव ट्रेड्स साफ नज़र आ रहे हैं। इसमें यहाँ पर वागले साहब एक राय दीजिए, TVS मोटर पर 1.5% ऊपर है, 3.5% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में, क्या कुछ इशारा है कि रफ्तार पकड़ेगा? हर्षदा, ये ऑलरेडी काफी मूव हो चुका है। इनफैक्ट ये शायद परसों या कल मॉर्निंग में मेरा बाय था और मेरा 545 550 का टारगेट था, तो मैं वो टारगेट मेंटेन करता हूं। बट अभी 533 में फ्रेश बाइंग के लिए अपसाइड थोड़ा कम है, तो उस लिहाज से मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। किसी ने ऑलरेडी लिया है तो 524 के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 540 545। वैसे हम देख रहे हैं वो 3 महीने का चार्ट 30% के रिटर्न्स इसने दिखाया और ज्यादा नोटिस में भी नहीं आया शेयर। L&T पर रजत, आपकी क्या राय रहेगी? L&T मुझको अच्छा लगता है जी। तो L&T देख के यही नज़र आ रहा है कि पिछले 4 दिन में एक पेनेंट फॉर्मेशन जैसा बनाया है। अभी यहाँ से अगर वो पिछले कुछ दिनों में जो हाई बनाया था वो था आपका 1774 रुपया का, ये टारगेट अगर पार करके निकल जाए तब ये 1850 तक जा सकता है इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसी लेवल पे पुरानी टॉप्स जो बना हुआ है उसको रीटेस्ट करने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। अब ये भी अप ट्रेंड में है और मार्केट भी बुलिश है, तो इस पेनेंट से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना ही ज़्यादा पॉसिबल नज़र आ रहा है। ओके, इस बीच देखिए कुछ स्टॉक्स जहां पर तेज खरीदारी जाते जाते लोग करके जा रहे हैं, आपको वो स्टॉक दिखाते हैं। निटको टाइल्स पर नजर डालिए, करीब 3-3.5 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है और 4.5-5% का एक जबरदस्त स्विंग आपको इस स्टॉक में दिखाई देगा। पिछले दिनों में हमने काफ़ी सारे सिरेमिक स्टॉक्स में तेज़ी देखी और आज आखिरी मिनटों में ये एक स्टॉक एक्टिव होता हुआ। नेटवर्क 18 यहाँ पर भी करीब 4.5 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है और 3.5% के करीब उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ये आवाज़ चैनल जो आप देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का ही चैनल है। अनंत राज पे नजर डालिए, करीब 3.25% का मूव आया है। 28 लाख शेयर्स पूरे दिन में ट्रेड हुए थे, उसमें से 14 लाख शेयर्स अनंत राज में अभी आखिरी मिनटों में ट्रेड हुए हैं। और ये स्टॉक अगर आप थोड़ा हफ्ते भर का भी व्यू लेंगे तो काफ़ी मोमेंटम दिखा रहा है। रजत, अनंत राज के चार्ट्स क्या कहते हैं? अनंत राज का चार्ट बुलिश है जी, ये तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम के साथ चल रहा है और ये 70 रुपया के ऊपर में सस्टेन कर जाए तो 76 रुपीज़ तक टारगेट बनता है। और इसमें अभी अगर आपने कोई पोजीशन लेंगे तो 67 के नीचे स्टॉप लगा के आपको पोजीशन लेना पड़ेगा और 75 से 76 रुपया तक उम्मीद करके चलिए। और इसमें जिस तरीका का वॉल्यूम की योगदान आया है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, लगता है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। ओके, मोमेंटम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक फंडामेंटल चेक वेरी क्विकली आशु, क्या ये पूरी रियल एस्टेट की स्टोरी रीरेट होती दिखाई दे रही है और आप अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे? हर्षदा, जो एक बड़ा मूव था वो डेफिनेटली आ चुका है। अब जो नेक्स्ट मूव आएगा वो जो पूरा एक्ट है वो स्टेट्स और उसमें अभी भी हिकअप्स हैं कुछ। सो आई थिंक अगर वो ढंग से इंप्लीमेंट होते हैं तो और किन किन कंपनीज का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पे जाता है, मुझे लगता है नेक्स्ट मूव उसमें आएगा। अभी तो जो मेजर मूव था काफी हद तक आ चुका है, जो रीरेटिंग होनी थी, आई मीन एक बेस शिफ्ट हो गया नीचे से ऊपर का मोस्ट ऑफ द कंपनीज का, अभी भी पॉजिटिव लगती हैं। बट उसमें अभी एक जो ट्रिगर था एक उम्मीद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसमें अगेन शॉर्ट्स भी ट्रैप थे, वो शॉर्ट कवरिंग एलिमेंट भी उसके अंदर है। बट जो रियल फंडामेंटल चेंज आएगा, अगर ये पूरी तरह से एक्ट
ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है और इंप्लीमेंट हो जाता है, स्टेट्स भी इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, आई थिंक देन एक नेक्स्ट मूव बनेगा। बट उसमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सी कंपनीज हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो काफ़ी आगे तक जा सकती हैं। ओके, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में आप देख सकते हैं लगातार एक अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई। कुछ और स्टॉक्स जिनमें ऐसी खरीदारी आ रही है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स, इस स्टॉक में ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ हमने तेज़ी होते हुए देखी है। और फर्स्ट सोर्स देखिए, फर्स्ट सोर्स पे जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर आई है उसके बाद आज आखिरी मिनटों के दौरान ये भी एक ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर बनता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 24 लाख शेयर्स का ट्रेड यहाँ पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे संजीव गोयनका ग्रुप में सबसे पॉपुलर स्टॉक लोगों को यही दिखाई दिया है, फर्स्ट सोर्स, जहाँ पर लोगों ने आज पोजीशन बनाई है। इस खबर के बाद 38 रुपये 5 पैसे से 39 पर पहुँचा है ये पिछले कुछ मिनटों में। वक्त थोड़ा कम है रजत, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिख रहा हो फर्स्ट सोर्स में? इम्पोर्टेंट लेवल आज देखिए जो फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट में वो है एक हैमर लाइन का। अब वो हैमर लाइन का बॉटम आज का जो लो है 38 रुपया 15 पैसा वही है। तो ये मान के आप ये आज 37 रुपया 15 पैसा में सॉरी, और ऊपर में 44 से 45 रुपया तक ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। तो उसी हिसाब से अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 37 रुपया 15 पैसा के नीचे स्टॉप लगा के वो सोच के ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ जोश तो आ ही जाएगा। जोश डेफिनेटली है और वैल्यूएशन जो 1000 करोड़ प्लस का की बात हो रही है, 50% वैल्यूएशन की बात हो रही है वो, और उसमें भी हम देख रहे हैं दमदार तेजी बनती हुई। सीएसई पहले काफ़ी भाग चुका था, इसीलिए शायद यहाँ पर ज़्यादा एक्शन नहीं आया, जैसे हमारे जानकार भी कह रहे थे। मिड कैप्स में कुछ और रनअवे मूवर्स आज के, अदानी पावर, इनको सीईआर से राहत मिली और उसके बाद देखिए स्टॉक क्या भागा है, 8% का उछाल देखने को मिला। लेकिन बैंकों में ज़बरदस्त तेजी बनती दिखाई दी। पीएनबी के नतीजों को देखकर हमने देखा है पूरे बैंक निफ्टी की चाल बदली, 100 पॉइंट के ऊपर ये जाकर टिक रहा है। पीएनबी खुद करीब 4% ऊपर, तो कर्नाटका बैंक में 5% का उछाल, यूनियन बैंक 3.5% ऊपर, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक के सभी काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है जबरदस्त तेजी बनती हुई। और अब ऑफकोर्स लोग चर्चा कर रहे हैं 23,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी के। कुछ और काउंटर्स आपको बता दूं मैं जिनमें आज आखिरी मिनटों में काफ़ी उछाल आया है। HOEC 6.5% ऊपर, KEC इंटरनेशनल में हमने देखा आज दिन भर में 6% की तेजी बनती हुई। बालाजी टेली में फिर से कुछ इंटरेस्ट लौटता हुआ, 4% की बढ़त, और साथ ही साथ कॉफी डे जैसे काउंटर्स भी थे जहां पर हमने देखा आज 3% की बढ़त पर कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ऑल टाइम हाईस पर ही एक और सत्र की समाप्ति हम देख रहे हैं 9,500 के ऊपर बाजार जाकर टिका है। एक ऐतिहासिक दिन इस तेजी का, और चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, और एक क्लासिक दिन है जहां पर शुरुआत मजबूत, फिर थोड़ी सी करेक्शन, और उसके बाद बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी हम उन हाईस पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 30,575 के लेवल्स पर आज दिन ढलता हुआ 250 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और मिड कैप, बैंक निफ्टी सभी की ओर से काफी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। तो जश्न का माहौल पूरी तरह से बाजार में बढ़ चढ़ कर बोलता हुआ। बिल्कुल, रिकॉर्ड लेवल्स हमने बनते हुए देखे और रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो दिन के दौरान भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी ये नए रिकॉर्ड्स हैं। केवल निफ्टी बैंक पीछे रह गया है। 23,000 का लेवल अब वहाँ पे कल दिखेगा या नहीं, ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी कल के बाजार में देखने के लिए। वागले साहब, क्या उम्मीद है 23,000 बैंक निफ्टी के लिए कल? प्रदीप, बिल्कुल उम्मीद है, और अगर आप थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे तो कई और ऊपर के भी लेवल्स मुझे लगते हैं आएंगे। और मतलब मुझे निफ्टी मेरा ये एक्सपायरी का व्यू लगभग 96-9650, यहाँ से भी 100-125 पॉइंट ऊपर है। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी कम से कम 300-350 पॉइंट जाना चाहिए। बैंक निफ्टी में यहाँ से और तगड़ी चाल बनने के पूरे आसार। कोहली साहब, जाते जाते आपने ऑफ कोर्स कहा आप कॉशियस रहेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको लग रहा है दिग्गजों में ही सही लेकिन खरीदारी अब के बारे में सोचा जा सकता है? जी हाँ, दिग्गजों में तो मेरे ख्याल से रिलायंस सबसे ऊपर रहेगा।
रिलायंस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। हमें लगता है कि अभी जो आने वाले समय में जो उनका जो पुराने जो एक्सपेंशन प्लान्स थे उनका बेनिफिट तो अभी आना बाकी है। अभी तक तो जो भी तेज़ी आई है वो अंडर ओनरशिप और सेंटिमेंट चेंज की वजह से आई है। अब जो आने वाले अगले FY18 के नंबर्स और 19 में जो नंबर्स आएंगे उसमें एक्चुअली जो कोर बिजनेस है वो परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। जो एक्सपेंशन प्लान्स थे उनका बेनिफिट दिखेगा, तो यहाँ से कुछ अर्निंग्स EPS जो है रिलायंस की वो 20-25% साल दर साल बढ़ती रहेगी। तो हमें लगता है कि रिलायंस में भी काफ़ी बड़ा स्कोप हो सकता है। फिलहाल हमारा टारगेट 1659 रुपये का है, बट ये और आगे भी बढ़ाया जा सकता है जैसे नंबर्स आएंगे। चले, तो नए शिखर पर बाजार बंद हो रहा है और मौके दे रहा है बाजार दिग्गजों में पैसे लगाने की। ये फिलहाल राय हमारे जानकारों की ओर से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब, संदीप पागले, आशु मदान और रजत बोस हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के दिन जहां पर बाजार में 9,500 के ऊपर दिन ढला है। ऐसे में 2020 स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आज के ऐतिहासिक दिन हम देख रहे हैं हमारे कैप्टन की कमाई ठीक ठाक रही है। इतने 99% रिटर्न्स नहीं, लेकिन 2.5% की कमाई हेमंत ने की है और नीरज ने करीब 1% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाए हैं। अब हेमंत की टीम में देखिए ऑयल कंट्री, ताज जीवीके, JK लक्ष्मी सीमेंट और भूषण स्टील जैसे काउंटर शामिल थे। नीरज की टीम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल, पोलारिस कंसल्टिंग, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और नैचको फार्मा इनकी टीम में शामिल। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन इस ऐतिहासिक क्लोजिंग की पूरी एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट टॉप 20 में। तो बने रहिए इस हिंदी से आवाज पर। नमस्कार।